नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो 421 से लेकर 450 क्वेश्चन तक का टारगेट रहेगा और आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी तोप से चलाए गए गोले का वायु में विस्फोट हो जाता है, तब इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कुल संवेग बढ़ता है, कुल संवेग घटता है, उपरोक्त में से। देखिए संवेग का तो कोई मामला ही नहीं है क्योंकि बम का फटना ये वगैरह में संवेग संरक्षित रहता है और कुल ऊर्जा भी नियत रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा के बारे में बात नहीं करता। गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अन्य ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा जरूर बढ़ जाती है लेकिन संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। धारिता बराबर होता है आवेश जो है बटे विभव। आवेश की विमा देखी जाए तो क्या आएगा, m0 L0 T1 A1। धारा गुना समय होता है। विभव की विमा जो होती है जो m1 L2 T-3 A-1 ऊपर ले जाएंगे तो धारिता की विमा आ जाएगी m-1 L-2 T4 A2। हमारे पास धारिता की विमा आ जाती है। तो धारिता की विमा यदि चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो धारिता की विमा आ जाती है। धारिता की विमा निकाल सकते हैं। समान वेग v से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र कणों का वेग लंबवत है। ठीक है, कण का वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, इनके आवर्तकाल समान होंगे। प्रोटॉन का आवर्तकाल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल उच्चतर होगा, कक्षीय त्रिज्या समान होगी। देखिए पहली बात तो त्रिज्या के बारे में बात यह है, तो r बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्या का mv/qb। ठीक है, इसका मतलब त्रिज्या द्रव्यमान पे निर्भर करती है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या भी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, त्रिज्या समान होगी ये तो नहीं हो सकता। अब रहेगी आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2πm/qb। 2πm/qb ये हमारे पास आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला यदि देखा जाए तो इसमें 2π आवेश जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होता है, b दोनों के लिए समान है। तो आवर्तकाल किस पे निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका आवर्तकाल का मान भी ज़्यादा रहेगा, तो इसमें आवर्तकाल समान होंगे नहीं। प्रोटॉन का आवर्तकाल अधिक होगा, बिल्कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए प्रोटॉन का आवर्तकाल भी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा रहेगा। तो हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका उत्तर आ गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है, यानी कि जी मून का दे रखा है जी अर्थ बटे में 6। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के घनत्व का अनुपात जो है वो कितना है, 5/3 है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के घनत्व का अनुपात, घनत्व किसका देखिए रो अर्थ बटे में रो मून, ये दे रखा है 5/3। तब पृथ्वी की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या आरी के पदों में चंद्रमा की त्रिज्या पूछी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πg/r × रो। ये हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या r बराबर आ जाएगा g/4/3 πg × रो। ये आ गया मान। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वो गुरुत्वीय त्वरण और घनत्व के अनुपात के बराबर होगी, इसलिए सबसे पहले r किसका, मून बटे में r अर्थ बराबर g मून बटे में g अर्थ इंटू रो, उल्टा रहेगा रो अर्थ बटे में रो मून। तो हमें चाहिए मून की रेडियस बराबर g मून बटे में g अर्थ कितना आएगा यहाँ पर 1/6 गुणा में रो जो है अर्थ बटे में रो मून का कितना आएगा अपने पास 5/3। तो रेडियस मून की तो 5/18 इंटू आर किसके लिए, अर्थ के लिए। तो
चंद्रमा की त्रिज्या 5/18 गुना होगी किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या से। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, एक कैलकुलेशन थी। यहाँ फॉर्मूला जो है जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई जी आर रो के रूप में लिखा जाता है। एक 10 सेंटीमीटर मोटाई की लकड़ी के गुटके को पार करने पर गोली का वेग जो है उसके बारे में दे रखा है। 200 मीटर पर सेकंड से घटकर 100 मीटर पर सेकंड रह जाता है। तो प्रारंभिक वेग गोली का कितना है, 200 मीटर पर सेकंड, घटकर कितना रह जाता है अंतिम वेग, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लकड़ी के गुटके की मोटाई S बराबर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि S बराबर 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो हमें मंदन का मान पूछा है। देखिए मंदन के मान के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, v² बराबर आएगा u² -2as, यानी कि 2as बराबर आ जाएगा u² -v²। तो फिर मंदन A बराबर u² -v² बटे में 2s A बराबर, अच्छा u² का मतलब आ गया 4 गुणा 10⁻⁴ माइनस v² का मान आ गया 1 गुणा 10⁻⁴ बटे में 2 इंटू s का मान आ जाएगा 0.1। तो ऊपर कितना रह गया, 3 गुणा 10⁻⁴, और ये पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये भी 5 बटे में कितना आएगा 2, ये कट गया इससे। तो A बराबर आ गया 1.5 गुणा 10⁻⁵। देखिए यहाँ पर 1.5 तो कुछ है ही नहीं, 10 से ऊपर है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है A बराबर 15 गुणा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा, तो ये जो है 15 गुणा, ये 104 नहीं है भाई, ये इनके साथ नहीं दे रखा, ये पावर के रूप में है, ये प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये पावर के रूप में है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 15 गुणा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक विद्यार्थी के पास R प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों से इनके द्वारा न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर न्यूनतम प्रतिरोध लेना है तो समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम में होता है 1 का मान बटे संख्या, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला NR होता है, 10 जो है एक प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है अपने पास, R बटे में कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मान है, तो R बटे 10 यही तो आ गया अपने पास मान। तो हमारे पास जो मान आएगा वो R बटे में 10 आएगा, 10वां हिस्सा रह जाएगा समांतर क्रम में यदि सभी को जोड़ दिया जाए। एक बोतल को गर्दन तक सोडा वाटर भरकर इसे ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग में बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण जो है द्रव पीछे हट जाएगा और हल्की चीज ऊपर आ जाएगी, यानी कि गर्दन के पास सारे के सारे आके अपने बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे, तो गर्दन के समीप इकट्ठे हो जाएंगे। ये सीधा सीधा प्रश्न आपको पता होता है, बहुत इजी क्वेश्चन और आता रहता है। एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जीत वर्ण से जा रहा है, तो लगने वाला बल कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर की ओर किस वर्ण से जाना है, जी से, तो भार हो जाएगा W बराबर m G प्लस A, ऊपर A वर्ण से जा रहा है, W बराबर आएगा m G प्लस A को क्या लिखा जा सकता है G, तो W बराबर क्या आएगा 2mg हो जाएगा यहाँ तक। तो ये मेरे पास मान आ गया है इसका। अच्छा, पृथ्वी के आर पर सुरंग खोदी गई है, इस सुरंग में एक गेंद गिराई जाती है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यदि यहाँ से आप इसके आर पार सुरंग खोदते हो तो इसके एक छोर से जाके पूरा चक्कर, यानी कि एक आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर लगाना, और उसका मान होता है 84.6 मिनट एक चक्कर पूरा करने के लिए। और इसमें सरल आवर्त गति करेगा ये, जब किसी अंदर छोड़कर इसको लगातार दोलन करवाते हैं सरल आवर्त गति करता है, और उसे क्या होता है 84.6 मिनट होते हैं, और 84.6 मिनट जो दोलन काल है इसका एक चक्कर लगाने का जो है। लेकिन इसने तो कहा कि एक छोर से दूसरा छोर, यानी कि सिर्फ वन साइड, और वन साइड तो इससे आधा टाइम लगेगा, तो लिया गया समय जो है वो आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपने पास 42.3 मिनट। तो हमारे पास उत्तर जो आएगा वो 42.3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ठोस गोला
एवं एक ठोस बेलन जिनकी त्रिज्याएं घनत्व समान है अपनी अपनी अक्षों के परित घूर्णन कर रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि L बराबर क्या है R है। देखिए एक ठोस गोला है R और एक ठोस बेलन है जो लंबाई जो है L बराबर R है। इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R क्यूब आएगा। इसका आयतन जो है वो कितना आएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, पाई R स्क्वायर इंटू लंबाई कितनी है R, क्योंकि L R ही होता है तो V बराबर पाई R क्यूब। चलिए हम सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण लेते हैं 2/5 mr स्क्वायर, I बराबर 2/5। अच्छा, द्रव्यमान को लिखा जा सकता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है 4/3 पाई R क्यूब इंटू घनत्व रो इंटू R स्क्वायर। तो हमारे पास गोले का जो जड़त्व आघूर्ण आ गया 8/15, ठीक है, पाई रो R की पावर 5। चलिए बेलन का पता करते हैं। V बराबर जो है जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं हम, तो इसका I बराबर 1/2 द्रव्यमान, ठीक है, mr स्क्वायर होता है, द्रव्यमान कितना आएगा आयतन गुना घनत्व, आयतन कितना 4/3 पाई R जो है आयतन गुना घनत्व इंटू R स्क्वायर। तो I का मान आ गया 1/2 पाई रो इंटू R की पावर 5। ये दोनों को कंपेयर करो, ये किसका है गोला है और ये किसका है हमारे पास बेलन है। दोनों के लिए यहाँ 8/15 है, यहाँ 1/2 है। 1/2 का मतलब है 0.5 और इसका मतलब है जो है वो 0.5 से जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है इस कंडीशन पर ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण इस ठोस बेलन से ज़्यादा होगा। लेकिन इस कंडीशन पर पॉइसन अनुपात का मान नहीं हो सकता। देखिए पॉइसन अनुपात का मान जो होता है वो -1 से लेकर 0.5 के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा नहीं हो सकता, सीधा सीधा पता है कि 0.7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस रेंज में आई गई है, ये -1 से 0.5 की रेंज में आ रहे हैं, ये तो सही है। तो फिर कौन सा नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये रेंज से बाहर जा रहा है और ये इसका मान कितना है 0.7 है। एक तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है, उच्च अपवर्तनांक। बिल्कुल, उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है हीरे का। कितना होता है, म्यू बराबर 12/5 बराबर 2.4 होता है। तो ये मान इसका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 55 डिग्री कोण वाले नत समतल पर स्थित वस्तु तथा नतसल के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.5 है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो नीचे आने में त्वरण का मान क्या होगा। देखिए जब कोई नत समतल पर नीचे की ओर आता है उसका सीधा फॉर्मूला होता है जी बर जो है नीचे आने का फॉर्मूला ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये कोई चीज नत समतल पर नीचे फिसल के आती है, यदि ऊपर जा रही हो तब यहां निशान किसका आता है, प्लस का। तो ए बराबर जी साइन थीटा का मतलब आ गया 45 माइनस म्यू का मान आ गया है 0.5 को 1/2 लिख दूं, कॉस 45। ए बराबर जी 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। ए बराबर कितना, 1/√2 कॉमन आ गया, जी /√2, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/√2 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर मान, जो √2 तो आ ही गया अपने पास, ठीक है। जी का मान अपने 0.5 दे ही रखा है तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर, अच्छा जी का मान मैंने 9.8 बटे में √2 इंटू 2 लिख दिया, ये से कट गया। तो ए बराबर कितना बचेगा 4.9 बटे में √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। 34 नंबर, एक पदार्थ का कार्यफलन दे रखा है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश की वह दीर्घतम यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन सर्जन कर सके
देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, E बराबर होता है 12400 बटे में लैम्डा, वो भी किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 12400 बटे में ऊर्जा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मान किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ लैम्डा बराबर इसे 1240 बटे में ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 जीरो इधर हटा के ये उत्तर आ जाएगा नैनोमीटर में, क्योंकि 10 की पावर -10 की जगह -9 कर लिया। लैम्डा बराबर आ जाएगा 12, ठीक है, 40 बटे में जो इसका मान दे रखा है कितना, ये 4, ये कट जाएगा इससे। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 310 नैनोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे भाग ही देना और बचा कुछ भी नहीं है इसमें। साबुन के एक घोल का प्रस्थ नाप 2 × 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, T बराबर 2 × 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर, और त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर, तो किया गया कार्य होता है W बराबर 8 पाई r² इंटू टी। W बराबर 8 पाई, अच्छा r² का मतलब 10 की पावर -4 इंटू टी का मतलब 2 × 10 की पावर -2। तो W बराबर कितना आ जाएगा, ये तो आ गया यहाँ देखिए 16 पाई गुणा 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, 16 पाई गुणा 10 की पावर ये अपना कौन सा आ गया, डी ऑप्शन आ गया। किसी स्थान पर चुंबक 30 दोलन प्रति मिनट लगाती है। देखिए उसकी अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, n बराबर 30 दोलन प्रति मिनट। प्रति मिनट को 60 सेकंड लिख देता हूं। आवर्ती कितनी आ जाएगी, 1/2 हर्ट्ज, या आवर्तकाल कितना आएगा, उल्टा होता आवर्ती का, 1/n, आवर्तकाल कितना आएगा, 2 सेकंड। ठीक है, दूसरे स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दुगना करने पर आवर्तकाल क्या होगा। देखिए आवर्तकाल का किसी भी छड़ चुंबक के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई √I/mb। T बराबर 2 पाई √I बटे में नया आवर्तकाल T' मान लेते हैं, m इंटू बी की जगह क्या लिखा जाएगा, 2b। ठीक है, इसलिए T' बराबर क्या आएगा, T बटे में √2। T' बराबर T का मान 2 था बटे √2, तो T' का मान कितना आएगा, √2 सेकंड आ जाएगा नया आवर्तकाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। 6 ओम एवं 9 ओम दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके संयोजन को 120 वोल्ट से जोड़ा जाता है। देखिए 2 प्रतिरोध रखे हैं, ये लो, एक है ये जो रखा है 120 वोल्ट। ठीक है, R बराबर क्या आएगा, 6 ओम, R बराबर कितना आएगा अपने पास, 9 ओम। ठीक है, दोनों के साथ जोड़ा जाता है, और इन दोनों में से अपने से पूछा गया है कि 6 ओम से कितना शक्ति निकलती है। सबसे पहले काम करते हैं, धारा निकालते हैं। इसमें धारा क्या आएगी, V बटे में कुल प्रतिरोध, I बराबर V बटे में कितना है, 120 बटे कुल प्रतिरोध कितना है, 6 + 9 जो है 15। ठीक है, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। अब इसमें से निकलने वाली शक्ति पता करनी है। शक्ति होती है फॉर्मूला P बराबर I²R, क्योंकि दोनों में धारा समान चलेगी। यहाँ P बराबर I का मतलब 8 का स्क्वायर इंटू R का मतलब 6, तो P बराबर 64 गुणा में 6, तो P बराबर 6 को 4 से गुणा किया 24, 2 आए, ठीक है, 36 और 2 38 वाट। तो हमारे पास 384 वाट का आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसके ऊपर पूछ लेता तो आर का मान ही चेंज करना था, यहाँ 9 से गुणा कर देते, मान आ जाता। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल को ऊपर से होकर बहने लगता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। अब वो कहता है कि
न्यूनतम आयतन भरा हुआ है। जैसे ही इसे आप और गर्म करोगे तो क्या होगा, आयतन फैलेगा, वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि पात्र में जगह नहीं है। 4 डिग्री से ठंडा करोगे तो भी वो प्रसार होगा, तो भी बहेगा। तो दोनों ही कंडीशन पर वो क्या होगा, बहेगा। इसलिए वो कहता है 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री दोनों, 4 से चाहे ज़्यादा गर्म करो चाहे कम करो, चाहे 4 से 5 पे जाओ चाहे 4 से 3 पे, दोनों भी आयतन के मान बढ़ेंगे और आयतन के मान बढ़ेंगे तो बीकर से ओवरफ्लो होगा। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, देखिए किरचॉफ का नियम है ये। किरचॉफ ये कहता है कि जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ई लैम्डा बटे में ए लैम्डा बराबर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। और उसमें ये कहा था कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, या अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यहाँ अच्छे अवशोषक जो होंगे वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना, पता है ये क्या होता है, ये विवर्तन होता है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ जाने की घटना जो है वो विवर्तन कहलाती है। विवर्तन जो है वो सभी प्रकार की तरंगों में पाया जाता है, चाहे वो अपने यांत्रिक तरंगे हैं, चाहे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंगे, सभी तरंगों में विवर्तन का गुण पाया जाता है। जब किसी निकाय का आयतन बढ़कर दुगुना एवं ताप घटाकर प्रारंभिक का आधा कर दिया जाए तो दाब कितना हो जाएगा। देखिए दाब का फॉर्मूला जहां पीवी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी, तो फिर P बराबर आ जाएगा म्यू आर टी बटे में V। नई स्थिति में हमें ये क्या कहता है, P डैश। सबसे पहला क्या कहता है, आयतन बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाता है, ठीक है। म्यू आर तो पड़ा रहने दो, आयतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2V, ठीक है। तथा ताप घटा के पहले का आधा कर दिया गया है। ताप को क्या किया, T/2, तो P डैश बराबर क्या आएगा, 1/4 म्यू आर टी बटे में V, यानी कि P डैश बराबर 1/4 P, यानी कि दाब पहले का 1/4 रह जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या जो है वो अपने ऐसे लिखते हैं, कोई नाभिक है ZA तो यहाँ उसकी द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक, ठीक है, से कम होती है, परमाणु क्रमांक से अधिक रहती है, समान रहती है। कभी परमाणु संख्या के अधिक और कभी समान। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो लिखें क्या आएगा, 1H1, और बाकियों के क्या हीलियम है मान लो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 2He4। कभी बराबर होती है और कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक अप्रगामी तरंग के बारे में है, कहता प्रत्येक दोलन काल अप्रगामी तरंग जो दो दृढ़ आधारों के बीच में बनती है, जिसमें ऊर्जा जाती है टकरा के वापस आ जाती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि ऊर्जा का ना तो जाना होता है ना आना होता है, ऊर्जा लूपों के बीच में बंद रह जाती है, ठीक है। ऊर्जा के इस प्रकार से लूप बन जाते हैं, ठीक है। जब ये सारे कण एक दिशा में ऊपर जा रहे होते हैं तो इधर वाले कण नीचे आ रहे होते हैं। 2 क्रमागत लूप में कलांतर कितना होता है, पाई का 2 क्रमागत, लेकिन एक ही लूप में सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। एक ही जो लूप के सभी कण समय अवस्था को 2 बार पार करते हैं, यहाँ से जाएंगे, ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो यहाँ क्या कर, दोलन काल में सभी कण एक साथ 2 बार विराम अवस्था में आते हैं, सभी कण एक ही साथ 2 बार विराम अवस्था में आते हैं, सभी कण एक साथ केवल 1 बार विराम अवस्था में है, सभी कण एक साथ विराम में कभी नहीं रहते, सभी कण कभी भी विराम अवस्था में नहीं रहते। देखिए इसमें क्या होता है, मान लो एक क्षण के लिए कण यहाँ रुका, फिर यहाँ जाएगा, फिर रुकेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ रुकेगा, एक बार यहाँ रुकेगा, एक बार यहाँ रुकेगा, एक बार यहाँ रुकेगा। इसलिए मतलब एक चक्कर में कण 2 बार विराम अवस्था में आता है, एक दोलन में कण जो है वो 2 बार विराम अवस्था में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। 30 मीटर ऊंचे बेलनाकार पात्र पूर्णतः जल से भरा हुआ है। पात्र के तल में एक जो है तल के समीप छिद्र है, निकलने वाले द्रव का बहिस्त्राव वेग निकाला है। देखिए पूरा पात्र भरा हुआ है और यहाँ जब बहिस्त्राव वेग होता है टोरिसेली के अनुसार उसका मान जो होता है √2GH होता है। V बराबर √2G का मान 10 × H कितना मीटर है, 0, तो 20 मीटर तो अंदर आएगा √400, तो B बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें से द्रव बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, B ऑप्शन आ जाएगा।
स्वप्रेरित कुंडली जो है L1 L2 है और अनुन्य प्रेरण कितना है M है, ठीक है। और इसमें संबंध पूछा है तो M बराबर क्या होता है K अंडर रूट L1 L2 इनमें संबंध होता है। और यदि पहली कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स दूसरी कुंडली में प्रवेश करता है तो इसे टाइट कपलिंग कहते हैं और इसके लिए K का मान 1 होता है तो M बराबर होता है अंडर रूट L1 L2। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन आएगा M बराबर अंडर रूट L1 L2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए समतापी और रुद्धोष्म वक्र की ढाल में संबंध, ये सब भी जानते हैं। समतापी की जो ढाल होती है वो कैसे लिखी जाती है, अपने पास tan फाई से लिखी जाती है और माइनस गामा पी बटे में जो है v, ये तो किसकी होती है, रुद्धोष्म की। और समतापी की लिखी जाती है tan थीटा बराबर माइनस पी बटे में v, ये समतापी है। इसलिए रुद्धोष्म की ढाल जो है वो समतापी से गामा गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, गामा गुना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सी। ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार संधि, ठीक है। उत्सर्जक यानी कि आधार, एमीटर, बेस, ठीक है, किस में होती है, हमेशा अग्र बायस में होती है, ठीक है। तथा जबकि आधार संग्राहक संधि यदि जो उधर कलेक्टर और बेस की होती है ये हमेशा ही रिवर्स बायस में होती है, पश्च बायस में होती है। तो अब पहला ऑप्शन अग्र बायस आएगा और दूसरा आएगा हमारा पास पश्च बायस आ जाएगा। ट्रांजिस्टर को जब भी जोड़ा जाता है उसके लिए स्थितियां आपको पता है। धातु के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक पर आवेश 150 माइक्रोकूलम धनावेश है, ठीक है। गोले से जोड़ दिए गए। उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा, देखिए उभयनिष्ठ विभव का मान होता है V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में C1 प्लस C2। V बराबर क्या आएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 बटे में C1 का मान क्या आएगा, R बाई के, क्योंकि धारिता क्या होती है, C बराबर R बटे के किसी गोले की, ठीक है, प्लस R2 बटे में के। तो V बराबर ऊपर कुल आवेश कितना है 150 प्लस 150 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो में था, ठीक है, माइक्रोकुलम में है, बटे में जो है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना, 20 प्लस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -2 इंटू के को ऊपर जाके लिख दिया 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। तो V बराबर ऊपर तो आ गया 150 जो है 300 गुणा 10 की पावर -6 गुणा में 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे में जो है कितना आएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 गुणा 10 की पावर -2, ठीक है। तो V बराबर काट दो इस पे 10 पे, तो कितना आएगा, देखिए ये ऊपर चला 11 और एक 12, 12 में से 6 गए तो 6 ही बचेंगे। तो 9 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे, ए, उभयनिष्ठ विभव का मान पूछा है। एसी परिपथ में एक कुंडली का प्रतिघात उसके प्रतिरोध का √3 गुना है, यानी कि एक्सल बराबर किसके है, √3R। कलांतर पूछा है, देखिए कलांतर का फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर होता है एक्सल बटे R। tan फाई बराबर एक्सल को क्या लिखा जा सकता है, √3 बटे में R, R से R कट गया तो tan फाई बराबर क्या होता है, √3, ठीक है। ये आ गया अपने पास, तो फाई बराबर क्या आएगा, √3 का मतलब होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आएगा हमारे पास, π/3। क्वेश्चन नंबर 450, एक समान पृष्ठीय आवेश की घनत्व सिग्मा, पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये भी आप भी जानते हैं, किसी भी पट्टिका को जब आवेशित किया जाता है तो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उस पट्टिका के तल के लंबवत होती है और दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसमें R नहीं आता है। तो क्या आएगा, इसकी फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पृष्ठ के क्या आएगा, यहाँ पर लंबवत होता है। तो ये हमारे पास मान आ गया है। तो आज मैंने आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आशा आपको अच्छे लगे होंगे। अगली सीरीज में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।